पूर्णिमा की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन तभी अचानक काले घने बादल छा गए। बादलों ने चांद की सारी रोशनी को अपने अंदर इस तरह सोख लिया कि चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा एकदम भारी हो गई थी और उसमें से किसी सड़ी हुई चीज की तेज बदबू आ रही थी। बिहार के एक छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशन नारायणपुर पर अजीब सा सन्नाटा था। स्टेशन की पुरानी पीली लाइटें बार बार जल बुझ रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म पर डरावनी परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी। स्टेशन के बाहर अपनी पुरानी बैलगाड़ी के पास राघव खड़ा था। रात में ठंड बढ़ गई थी, इसलिए वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। बैलगाड़ी के बैलों के गले में बंधी घंटियां हवा चलने पर कभी कभी धीमे से छनक उठती थी। 50 साल के राघव की आंखों में गहरी खामोशी थी। वह आज की आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था, ताकि कुछ पैसे कमाकर घर जा सके। तभी दूर से ट्रेन का एक लंबा और तीखा हॉर्न गूंजा, जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ट्रेन आकर रुकी और उसमें से सिर्फ 2 लड़के उतरे, ललता और संदीप। दोनों दिल्ली शहर के रहने वाले थे, पीठ पर भारी बैग लटकाए हुए थे। वे दोनों इस पुराने इलाके की डरावनी कहानियों और अनसुनी जगहों पर एक वीडियो फिल्म बनाने आए थे। राघव ने आगे बढ़कर अपनी बैलगाड़ी के पीछे का हिस्सा ठीक किया और बोला, आइए बाबूजी, इस वक्त नारायणपुर में आपको कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। कहाँ जाना है आप लोगों को? ललता ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हम दिल्ली से आए हैं। हम डरावनी फिल्में बनाते हैं, जैसे भूत प्रेत के ऊपर। तुम्हारे गांव का नाम बहुत सुना है। आप हमें यहाँ की सबसे पुरानी और सुनसान जगह पर ले चलेंगे, जहाँ रात बिताने का कोई इंतजाम हो सके। राघव के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, पूर्णिमा की रात को इस इलाके की हवाएं भी रास्ता बदल लेती हैं और गांव में होटल नहीं होते। अगर आप चाहें तो मेरे छोटे से घर में रात बिता सकते हैं। संदीप ने ललता की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। बैलगाड़ी अंधेरी और टूटी फूटी सड़कों पर धीरे धीरे बढ़ने लगी। रास्ते के दोनों तरफ घने खेत थे, जो अंधेरे में काले समंदर जैसे लग रहे थे। राघव के घर पहुंचकर तीनों आंगन में बैठ गए। राघव की पत्नी ने गर्मा गर्म चाय दी। चाय पीते हुए ललता ने पूछा, राघव जी, रास्ते में आपने कहा था कि यहाँ की हवाएं रास्ता बदल लेती हैं, ऐसा क्यों? राघव ने अपनी गर्दन पर बंधा लाल गमछा थोड़ा ठीक किया और भारी आवाज में बोला, बाबूजी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच रतनगढ़ की गढ़ी है। वहाँ पुरानी खंडर हो चुकी हवेली, जो लोग कहते हैं कि 100 साल पहले वहाँ की मालकिन ने उस हवेली के बीच में एक बने गहरे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद वह एक भयानक चुड़ैल बन गई। पूर्णिमा की रात वह पूरी तरह जाग जाती है। उस हवेली के बीच में एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं है। कहते हैं कि वह चुड़ैल उसी कुएं के अंदर रहती है और रात ढलते ही वह बाहर आ जाती है। वहां से रोने और हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं। जो भी वहां गया कभी लौट के नहीं आया। संदीप के अंदर का फिल्म मेकर जाग उठा। उसने ललता को आंख मारी। तभी राघव रसोई में खाना लेने चला गया। संदीप ने फुसफुसाते हुए कहा, ललता, यही तो वह कहानी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। कल रात हम वहीं रुकेंगे। अगली सुबह दोनों ने राघव को बहुत मनाया। राघव पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर मना किया, लेकिन जब ललता ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो राघव भारी मन से मान गया। शाम के ठीक 5 बजे राघव ने अपनी बैलगाड़ी से उन्हें पुरानी हवेली के रास्ते के मुहाने पर छोड़ दिया। राघव ने गंभीर होकर कहा, याद रखिएगा बाबूजी, हवेली के कमरे के अंदर ही रहिएगा। पीछे जो पुराना कुआं है उधर भूल कर भी मत देखना। अगर वहां से कोई आपको नाम लेकर भी पुकारे या कोई औरत रोती हुई दिखे तो पलटकर मत देखना। मैं कल सुबह यहीं मिलूंगा आपको। राघव की बैलगाड़ी धूल उड़ाती हुई वापस लौट गई।
ललिता और संदीप ने कैमरे संभाले और घने पेड़ों के बीच से होते हुए रतनगढ़ की गढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। सामने एक विशाल टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसका मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के झोंकों से चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। चारों तरफ चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थी। दोनों अंदर चले गए। सीढ़ियां चढ़कर वे पहली मंजिल के एक थोड़े साफ कमरे में पहुंचे। रात के 8 बज चुके थे। उन्होंने खाना खाया और थककर चादर बिछाकर लेट गए। रात के ठीक 12 बजे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर आया। दीवार से एक पुराना कपड़ा ललिता के ऊपर गिरा और हड़बड़ाकर ललिता की आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। ललिता ने घबराकर उस कपड़े को एक तरफ फेंका और उसने देखा कि संदीप गहरी नींद में सो रहा था। ललिता ने उत्सुकता में अपना कैमरा उठाया और चुपके से कमरे से बाहर गलियारे में आ गया। हवेली के गलियारे में मुड़ते ही उसे दूर नीचे हवेली के पीछे बने उस पुराने सूखे कुएं में से एक धुंधली सी रोशनी बाहर आती दिखाई दी। राघव की चेतावनी को भूलकर ललिता उस तरफ खिंचा चला गया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं के अंदर से काले लंबे बालों वाली एक डरावनी आकृति धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकल रही थी। उसके सफेद कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। ललिता ने डरते कांपते कैमरे का लेंस जूम किया और फुसफुसाया, कौन है वहाँ? वह आकृति कुएं से बाहर निकलकर सीधे खड़ी हो गई। उसकी हड्डियों के चटकने की भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पलटी, ललिता के हाथ से कैमरा छूटकर गिर गया। उस चुड़ैल का कोई चेहरा नहीं था, बस एक खोखला मांस का लोथड़ा था जिसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लाल थीं। ललिता डर के मारे चीख भी नहीं पाया और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। हवेली के कमरे में संदीप की आंख अचानक किसी के हंसने की भयानक आवाज से खुली। वह आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी। उसने देखा ललिता गायब था। संदीप घबरा गया और चिल्लाया, ललिता कहाँ हो तुम? संदीप तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर बाहर की तरफ भागा। तभी कुएं की तरफ से ललिता की कांपती हुई आवाज आई, संदीप मुझे बचाओ, मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ हूँ। संदीप बदहवास होकर कुएं की तरफ दौड़ा। हवा में अजीब सा खौफ कर रहा था। तभी उसने देखा कि ललिता उस सूखे कुएं के मुहाने पर पीठ फेर कर बैठा कांप रहा था। संदीप ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। ललिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव जी ने मना किया था ना? संदीप ने जैसे ही ललिता के कंधे पर हाथ रखा और ललिता ने अपना सिर ऊपर उठाया, संदीप के होश उड़ गए। वह ललिता नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखें बाहर लटक रही थीं और वह उसी चुड़ैल की आवाज में भयानक तरीके से हंसने लगा। संदीप डर के मारे पीछे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। सामने राघव खड़ा था, लेकिन राघव के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। उसने अपने सिर पर बंधा लाल गमछा धीरे धीरे खोला। गमछा हटते ही संदीप की चीख गले में ही फंस गई। राघव का सिर धड़ से अलग था। वह केवल उस गमछे के सहारे टिका हुआ था। राघव के कटे हुए सिर ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना बाबूजी, पूर्णिमासी की रात को इस कुएं की तरफ मत आना। यहाँ से कोई लौट के नहीं जाता। 100 साल पहले जिस तांत्रिक ने मालकिन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था और उसके मरने के बाद इस कुएं पर कब्जा किया था, वह मैं ही था। और आज भी मैं अपनी मालकिन के लिए बलि ढूंढता हूँ, ताकि यहाँ से आने वाला कोई भी इंसान जिंदा ना बच सके। संदीप का पूरा शरीर डर के मारे बर्फ की तरह जम गया। अगले ही पल कुएं के अंदर से अनगिनत काली परछाइयां निकलकर संदीप और ललिता के वजूद को हमेशा के लिए मिटाने आगे बढ़ी। अगली सुबह नारायणपुर स्टेशन के बाहर एक नई बैलगाड़ी आकर रुकी। बैलगाड़ी से एक नया हाँकने वाला उतरा, जिसने अपनी गर्दन पर एक गाढ़ा लाल गमछा बांध रखा था। वह स्टेशन से बाहर आते नए मुसाफिरों को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। इसलिए कहते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगली बार से सोच समझकर ही किसी पुरानी हवेली में कदम रखना।